नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स अपडेट के वीडियो में। यहाँ पर हम ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो आपके बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस, इन 5 चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो सारी खबरें हम लोग लेकर आएँगे आपके लिए बिज़नेस न्यूज़पेपर्स से। करीब 3 बिज़नेस न्यूज़पेपर्स हम लोग यहाँ पे चुनते हैं और उनके बेस्ट आर्टिकल्स को पिक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके जेब को, आपके पॉकेट को। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के ओवरव्यू से। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप अपने फीड में देख पाएँ। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के आर्टिकल्स का। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेस्ला हंट फॉर इंडिया फैक्ट्री साइट। कहाँ पर ये टेस्ला अपनी फैक्ट्री खोलेगा इंडिया में, कौन से स्टेट को चूज़ करेगा? एफएमसीजी इनकॉर्पोरेशन रेडीज क्विक फिक्स फॉर अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, एफएमसीजी कंपनीज को प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट की वजह से। अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है कितना, और ये हो चुका है सॉरी ऊपर पहले से इन 4 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। पीएलएफएस की रिपोर्ट आई है अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आते हैं अगले आर्टिकल पे। फार्म सेक्टर रेनफॉल रेजिस्टेंट बन चुका है। ये आया है एक स्टडी में कि हमारा फार्म सेक्टर अब रेनफॉल पे पहले से कम डिपेंड करता है। दिल्ली रेसिडेंट्स को प्राइस पे करना पड़ सकता है पोल्यूशन का। तो किस फॉर्म में वो पे करेंगे? वो करेंगे अपने हेल्थ केयर में, ऑफ कोर्स। तो इसके बारे में चर्चा होगी। एग्री प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट्स इंक्रीज टू 20.3 बिलियन इन अप्रैल जून। तो यहाँ पे सारी खबरें जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेक्टर्स के बारे में है। तो कौन कौन से सेक्टर्स को अफेक्ट करता है? जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी टेस्ला की, तो कौन से सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा, किस सेक्टर को नुकसान होगा? एफएमसीजी में फायदा होगा, नुकसान होगा? इसके अलावा फार्मिंग में एग्री सेक्टर जो है हमारा, उसको कितना फायदा नुकसान हो सकता है? इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली में इतने पोल्यूशन होने से? एग्री एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं और हो चुके हैं कितने, $20.3 बिलियन अप्रैल जून में। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या एग्री एक्सपोर्ट्स वाले स्टॉक्स हैं या प्रोसेस फूड वाले स्टॉक्स हैं आपके पास? आप जरूर देखेगा, क्योंकि काफी बढ़िया इन्होंने पैसा कमाया होगा इस एक्सपोर्ट में, अगर ये एक्सपोर्ट करते होंगे तो। और फिर आते हैं इंडिया ईवी रेस विद चाइना डिपेंड्स ऑन ट्रेन। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग हमारे ईवी रेस की, और कहा जा रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेस है ये डिपेंड करता है हमारे किस पे, ट्रेन्स पे डिपेंड करता है कि हम चाइना से ईवी रेस जीतेंगे या नहीं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम कंपीट किस सेगमेंट में कर रहे हैं, क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपीट करेंगे या ट्रेन्स में कंपीट करेंगे चाइना के साथ। सबसे पहले आर्टिकल से मैं शुरू कर लेता हूँ, और ये एलॉन मस्क के टेस्ला की न्यूज आपने सुनी होगी कि टेस्ला इंडिया में एक फैक्ट्री अपना ओपन करने की सोच रही है। हायरिंग भी इन्होंने शुरू की है एंड ये स्काउट कर रहे हैं एक लोकेशन। कहाँ? ये एक कंप्लीट नॉक्ड डाउन असेंबली यूनिट के लिए एक लोकेशन ढूंढ रहे हैं इंडिया में। ऑल्दो यूएस प्रेसिडेंट ने अपोज किया, ऐसे कहा है कि बिल्कुल सही नहीं होगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो, आपको तो यूएस में करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन रीसेंट डेज में टेस्ला डिस्कशंस कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ, जो इन्हें ऑफर कर रहा है प्री एक्वायर्ड लैंड ऑप्शंस नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में और श्री सिटी में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, क्लोज टू किया क्लस्टर। किया मोटर्स जो है इनका क्लस्टर भी यही है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो काफी इनके लिए मतलब ये मे बी लुक्रेटिव डील्स ऑफर कर रहे होंगे, तभी टेस्ला यहाँ पे जाने के बारे में सोचेगा। अर्लियर महाराष्ट्र एंड गुजरात ये भी अंडर कंसिडरेशन थे, लेकिन सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि टेस्ला थोड़ा रिलक्टेंट है कि वो लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन करे। वो लैंड एक्विजिशन नहीं करना चाहता। तो मैं बता दूं, इंडिया में लैंड एक्विजिशन एक बहुत ही बड़ा झंझट है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप समझते होंगे कि लैंड एक्वायर करना कितना टफ काम है। अलग अलग स्टेट्स में इतने सारे रूल्स हैं लैंड एक्विजिशन के। आप किसी ट्राइब से, लेट्स से ट्राइबल है, पॉपुलेशन है वहां पे, उनसे आप लैंड नहीं ले सकते। और अगर एग्रीकल्चर लैंड है उसका अलग प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो तमिलनाडु जो है ये भी डिस्कशंस में है इस टाइम पे, किसके साथ? मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एंड टेस्ला के साथ, जहां में हम टेस्ला की बात कर रहे हैं। और ये इनके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव इकोसिस्टम है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पे, जैसे Hyundai, BMW, फोर्ड, टाटा मोटर्स, JLR। तो यहाँ पे बात चल रही है कि किस तरीके से लैंड एक्विजिशन जो है ये ऑलरेडी वहां की सरकार कर चुकी है, वो बस वो लैंड इनको डायरेक्टली बेच देंगी। उनका गोल ये होगा। तो अगर चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू सक्सीड कर जाते हैं टेस्ला को आंध्र प्रदेश लाने में, तो एक काफी बड़ा माइलस्टोन होगा ये इनके लिए। क्योंकि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को भी पर्सुएट किया था 1990s में कि वो सेटअप करे इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। कहाँ? उनके स्टेट में, आफ्टर मीटिंग विद फाउंडर बिल गेट्स। तो काफी बड़ी चीज है ये। तो लेट्स सी यहाँ पे आंध्र प्रदेश ग्रैब कर पाता है या नहीं। एंड
इट विल बी अ बिग थिंग एंड बहुत काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आएगा मेरे हिसाब से, एंड काफ़ी चेंजेस आएँगे जहाँ भी जिस भी शहर में ये सेटअप होता है। एफएमसीजी इनकॉर्पोरेशंस रेडीज क्विक फिक्स फॉर अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब मैं आपको एक थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। कंपनीज़ जो डेली नेसेसिटी बेचती हैं जैसे साबुन, बिस्किट, स्टेपल, उनको हम एफएमसीजी कहते हैं, ठीक है? और ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम करने वाले हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स कम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे एक तो हायर क्रेडिट देंगे, ठीक है? और अपने स्कोप ऑफ बिज़नेस को और एक्सपांड करने का मौका देंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ताकि वो सारे कंज्यूमर्स तक पहुँच पाएँ। और ये इंक्रीजिंगली देखो, लोग जो है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किराना स्टोर से स्विच कर रहे हैं किस पे? यूजुअली क्विक कॉमर्स पे। और इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं वहाँ पे, उनका भी मतलब काम कम हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स किराना स्टोर्स के पास लेके जाता था सामान को, राइट? वो प्रॉफिट कमाता था। लेकिन अब किराना स्टोर्स का अगर सामान कम बिकेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अब जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि हम भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर कम कर सकते हैं लार्ज सिटीज़ में, ताकि गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा पाए जो बचे-कुचे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो। एंड फॉर इंस्टेंस कंपनी कट कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुंबई में टू 20 टू 22 फ्रॉम 30, एंड कंपनी उन्हें जीरो तक भी ला सकता है, जीरो इन्वेंट्री तक। यस, तो मतलब क्विक स्टॉक टर्न अराउंड होगा, इन्वेंट्री ज्यादा रखना ही नहीं है। और अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि वहां 20 से 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी। डिस्ट्रीब्यूटर अगर लगा रहा है 1 करोड़ रुपए, तो कुछ कमाए भी तो वो, तो तभी कमाएगा जब कम डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स किराना स्टोर से सेल्स अब कम हो रहे हैं। Urban Youth Unemployment Rate up in 4 states, 2 union territories, PLFS। PLFS की रिपोर्ट आई है, एंड यहाँ पे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी, अगर आप देखेंगे अर्बन यूथ में, ये नीचे आई है FY25 में, ठीक है? नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन यूथ की कम हुई है, नीचे गिरी है। कहाँ पर? सिक्स स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने सिक्वेंशियल राइज देखा है। तो ओवरऑल नेशनल डेटा तो सही है, बेरोजगारी घटी है, लेकिन 6 ऐसे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे सिक्वेंशियल राइज हुआ है बिटवीन Q1 एंड Q3 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये स्टेट्स कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा आसाम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। आसाम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखेंगे अर्बन यूथ में, तो सबसे ज्यादा रहा है, ये रहा 27.5% Q3 में, और ये देखेंगे ये बढ़ चुका है पहले से, पहले जो था 23.9% इन Q1, फॉलोड बाय बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा फॉर द कंपैरेबल पीरियड। जम्मू एंड कश्मीर अगर आप देखें तो अर्बन जॉबलेसनेस ये हुआ है कितना? 35.3% अर्बन जॉबलेसनेस है, जो है अप है 29.8% से, एंड दिल्ली में बढ़कर हो गया है 4.9% फ्रॉम 3.7%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन यूथ में डिक्लाइन हुआ है 5 स्टेट्स में। कहाँ कहाँ कम हुआ है? जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स है, देखिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड केरला। केरला का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग यूथ, ये है 24.9% Q3 में, एंड अगेन 27.7% है Q1 में, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात। इन सारे स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आसाम काफी कोशिश कर रहा है कि अट्रैक्ट कर पाए इन्वेस्टमेंट हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, लेकिन इन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा इंडस्ट्रीज को कि लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर भी पाए। तो ऐसी इंडस्ट्रीज उन्हें चाहिए होंगी जो थोड़ी लेबर इंटेंसिव हो। एक थ्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग बेस रहेगा अगर, तो वो यंग इंडियंस को इकोनॉमिक सिक्योरिटी देगा एंड अपवर्ड मोबिलिटी देगा, जो एसेंशियल है हमारे सस्टेन ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टडी अगर आप देखेंगे, तो यूथ अकाउंट करता है फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स हमारे देश का यूथ है। एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन वाले जो यंगस्टर्स हैं वो अब डबल हो चुके हैं, 35% थे पहले 2000 ईस्वी में, अब 65% हो चुके हैं। तो कंसिडरिंग जो लो सैंपल साइज है एस्टिमेट्स देने का, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसएग्रीगेशन, जो पीएलएफएस का सर्वे है वो रिप्रेजेंट नहीं करता डेटा गोवा के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, बेरिंग आसाम एंड जो दूसरे यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीव, लद्दाख, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। आता है अगले आर्टिकल पे, फार्म सेक्टर। अच्छा, इंडिया में फार्म सेक्टर देखो ना, बड़ा परेशान करता है हमें। कैसे परेशान करता है? सबसे पहले तो हमारी महंगाई हमेशा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आलू, प्याज, सब्जी, टमाटर, इनके दाम 4-4 गुना हो जाते हैं। जरा सी बारिश हुई, हमारी खेती खराब हो गई। बारिश नहीं हुई, तब भी हमारा प्रोडक्शन खराब हो गया। तो बहुत डिपेंडेंट है हम लोग वेदर पे। यूएस में तो ऐसा नहीं होता ज्यादा, अगर आप देखोगे ऑफकोर्स वहां स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स, ये सब सारी सारी चीजें परेशान करती है, टॉर्नेडोज भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ना कि इस बार बारिश थोड़ी कम हो गई तो बिल्कुल
अलग ही 4 गुना हो गई हैं चीज़ें महँगी। ऐसे नहीं होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में डिपेंडेंसी रेनफॉल पे काफ़ी रही है हमेशा से। लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट आई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ना हमारा, वो अब डीकपल हो रहा है। मतलब अब इसको ज़्यादा पहले से कम फ़र्क पड़ता है रेनफॉल की परफॉर्मेंस से, बारिश से। और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो पुअर एनुअल रेनफॉल है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है फूड ग्रेन्स के आउटपुट पे, ये कॉमन सेंस है, राइट? लेकिन रीसेंट अगर आप देखेंगे तो रिग्रेशन एनालिसिस किया गया 2012-13 से लेके 2022-23 का, और वो दिखाता है कि जो कोरिलेशन है, मतलब कोरिलेशन क्या हो गया कि लेट्स से ये रेनफॉल अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेनफॉल घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा। ये कोरिलेशन था अब तक। लेकिन ये जो कोरिलेशन है, रिलेशनशिप है इन दोनों का, ये कमजोर हुआ है पहले से और अब सिर्फ मॉडरेटली पॉजिटिव है। लेकिन कोरिलेशन स्ट्रांगली पॉजिटिव है जब बात करते हैं प्राइसेस की, इलेक्ट्रिसिटी की, फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी की या इरिगेशन कवरेज की। तो अभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़िया है तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा, गिर गया तो प्रोडक्शन गिरेगा, इरिगेशन कवरेज बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, गिर जाता है तो प्रोडक्शन भी गिर जाता है। तो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये एक वीक कोरिलेशन दिखाते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो एनालिसिस की गई है रिसर्च विंग ऑफ इंडस्ट्री चेंबर PHDCCI के द्वारा, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस हो रहा है कुछ फैक्टर्स से, जैसे कि प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, राइज इन ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एंड लेस फ्रॉम रेनफॉल। जो एनालिसिस है वो रिलीज की गई थी रिपोर्ट में, जिसका टाइटल था इंडियाज एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फूड स्कैरसिटी टू सर्विस। रेनफॉल डिपेंड अभी अपीयर नहीं हो रहा है ऐसा कि स्टेटिस्टिकली वो मेजर इंपैक्ट कर पा रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे कुछ सालों से। इन कॉन्ट्रास्ट, जो ट्रेडिशनल व्यू है इंडिया के हैवी रिलायंस का कि मानसून पे बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट है, एक्चुअली ऐसा दिख नहीं रहा है हमें। 10% सिग्निफिकेंस लेवल पर रिग्रेशन एनालिसिस दिखाता है कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन जो WPI फूड आर्टिकल्स है, WPI क्या होता है हमारा? होलसेल प्राइस इंडेक्स, for analyzing impact of food prices on production and electricity consumption, warehousing capacity, gross irrigated area with food grain production। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दिखाती हैं कि हमारा जो महंगाई है, फूड होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में जो फूड आर्टिकल्स आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी का, इरिगेशन का, इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है एज कंपेयर टू बारिश। ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड है एज कंपेयर टू, अगर आप कोरिलेशन देखेंगे बारिश का। एंड स्टडी ये भी सजेस्ट करता है होस्ट ऑफ पॉलिसी मेजर्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, मतलब साइंस लेड फार्मिंग हो गया, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें आता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, तो काफी प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो सकती है। इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, एस्टिमेटेड है कि डबल से ज्यादा हो जाएगा टू $700 बिलियन 2030 में। अभी जो है कितना, $307 बिलियन। यस, एंड जो सेक्टर्स का साइज है वो भी एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ेगा और हो जाएगा कितना, $1100 बिलियन बाय 2035, $1500 बिलियन बाय 2040। तो इस स्टेटमेंट में इनका ये कहना है कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें आगे नजर आ रही है। अब दिल्ली रेसिडेंट्स को प्राइस पे करना होगा पोल्यूशन का, तो किस फॉर्म में करेंगे वो प्राइस को? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो कंसिडर कर रही है कि न्यू दिल्ली के रेसिडेंट्स को 10 से 15% ज्यादा नई हेल्थ पॉलिसीज के लिए पे करना होगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन होने के बाद से 2024 में काफी ज्यादा लोग एयर हेल्थ के बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं। यस, मतलब मास में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम्स ज्यादा हो रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को लॉसेस यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आप NCR रीजन में दिल्ली में रहते हो तो आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना होगा अपने हेल्थ इंश्योरेंस का। तो प्लान जो है अभी डिस्कशन में अमंग्स्ट इंश्योरर्स, एंड यहाँ पे अप्रूवल लेना होगा इन्हें इंश्योरेंस रेगुलेटर से, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग एयर पोल्यूशन है और ज्यादा पोल्यूशन आगे हो सकता है। तो ऑफकोर्स दिल्ली में रहने वाले लोगों को और ज्यादा चांसेस हैं इनके कि ये एयर हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम करेंगे, इन्हें और ज्यादा बीमारियां होंगी। तो अगर ये अप्रूव हो गया तो ये पहली बार ऐसा होगा कि एयर पोल्यूशन एज अ डायरेक्ट फैक्टर यूज किया गया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में इंडिया में। और टॉक्सिक एयर की वजह से ज्यादा दिल्ली रेसिडेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं फॉर अस्थमा के लिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए, COPD, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के लिए। मतलब ये रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है पिछले 5 सालों में, अगर आप ऐसे देख लो तो कंपेयर कर लो डेटा को। तो जो और जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी पर कहा कि अभी तो देखो ऑथराइजेशन नहीं है कि मीडिया से बात करें, लेकिन अभी ऐसी डिस्कशंस चल रही है। तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि क्या इस टाइप की चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, कि दिल्ली के लोगों को ज्यादा पे करना पड़े। वो वैसे भी पे तो कर ही रहे हैं। सबसे पहले इतना हेल्थ और लाइफ, मैं कहूँगा ऑफ कोर्स, अगर आप आपके अगर बूढ़े घर में माँ बाप हैं या बच्चे हैं और वो अगर ऐसी जगह पे रहना चाहे, एयर एयर पोल्यूशन जितना हमारे लिए सस्टेनेबल है लिविंग लाइफ के लिए, उससे लेट्स से
10 गुना ज्यादा है या 20 गुना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ फोर्स को तो कम कर रहे हो ना, लाइफ स्पैन के फॉर्म में आप पे कर रहे हो, राइट? आप इतना नहीं जियोगे एज कम्पेयर टू, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना नहीं होगा एज कम्पेयर टू पीपल जो दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस फॉर्म में पे कर रहे हो और उन्हें पैसे के फॉर्म में भी जरूर पे करना होगा। Agri processed food exports increased to 20.3 billion in April to January quarter. Agri और processed food जो कंपनीज है हमारे यहाँ, उन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। अब कंपनीज का मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद रिसर्च कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन कौन सी कंपनीज है एग्री और प्रोसेस्ड फूड वाली जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया से बाहर। कंपनीज तो बहुत है, लेकिन एक्सपोर्ट कितनी कर रही है ये भी एक सवाल है। तो एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स ग्रो हुए कितने 13% से ईयर ऑन ईयर, और ये हो चुके हैं कितने $20.3 बिलियन पहले 10 महीनों में। काफी शार्प राइज आया है राइस शिपमेंट्स में, अकॉर्डिंग टू डेटा अगर आप देखेंगे डीजीसीआईएस का, तो राइस एक्सपोर्ट्स 22% बढ़े हैं। ये $10 बिलियन हो चुके हैं कंपेयर टू $8.26 बिलियन पिछले साल सेम पीरियड में अगर आप देखोगे। एक्सपोर्टर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 15% इंक्रीमेंट होगा टोटल राइस एक्सपोर्ट्स में फॉर FY25, और ये $12 बिलियन तक हो सकता है रिकॉर्ड, जहां पे ग्लोबल डिमांड राइस की काफी ज्यादा है, काफी स्ट्रांग है। इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट्स है वो भी करीब $10.41 बिलियन था, जहां पे 6.5% का डिक्लाइन देखने को मिला था हमें पिछले साल से, क्योंकि भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे एक्सपोर्ट्स पे। उन्होंने कहा कि भैया पहले हम खुद खाएंगे फिर तो दूसरों को खिलाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे। तो इंडिया में चावल के दाम गिरने लगे थोड़े, और जब सेटल हो गए तो उसके बाद अब गवर्नमेंट ने फिर से इन्हें अलाउ किया है कि बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वैल्यू है बासमती एक्सपोर्ट्स का करंट फिस्कल में वो होगा अराउंड $5 बिलियन, क्योंकि रॉबस्ट ग्लोबल डिमांड है। इंडिया का जो डोमिनेंस है ग्लोबल राइस ट्रेड में वो भी एक्सपेक्टेड है कि और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे अफ्रीका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में अपना राइस एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर रहा है पिछले 10 सालों से। यस, तो काफी सारे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। जो शिपमेंट है फ्रेश फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फर्स्ट 10 मंथ्स में ऑफ FY25 ये भी इंक्रीज हुआ है ओवर 5% टू $2.9 बिलियन, एंड जो सीरियल्स प्रिपरेशन है ये भी बढ़ा है बाय मोर देन 10% टू $2.56 बिलियन। तो काफी बढ़िया ये हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में और एग्री इंडस्ट्री में। अब आते हैं इंडिया की ईवी रेस पर। एक एडिटोरियल आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कहना है कि इंडिया का जो ईवी रेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस है विद चाइना, ये डिपेंड करता है ट्रेन पे। तो कैसे डिपेंड करता है? जो रोड है, हमारा रास्ता है फास्टर एडॉप्शन का ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये पास करेगा थ्रू रेलवेज, ना कि रोमांटिक ट्रेन ट्रैवल जो स्टर करता है इमेजिनेशन ऑफ राइटर्स फॉर ओवर अ सेंचुरी, जो बॉलीवुड में हम लोग देखते हैं। लेकिन एफिशिएंट हाई स्पीड जर्नीज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, हाई स्पीड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं जो हमारे ट्रैक्स पे फिलहाल तो नहीं रन करती है। तो अगर आप लिंक करेंगे ट्रेन को टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ये काफी और लगेगा कि यार कहाँ हम कार की बात कर रहे हैं, सड़कों पे चलती है, इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, और कहाँ आप ट्रेन को घुसा रहे हो इस कंपटीशन में। क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है दोनों मोड्स का ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये काफी अनएक्सप्लोर्ड रहा है और ये अब बदल रहा है। एक स्टडी किया गया 328 सिटीज में चाइना में, जो दिखाता है कि इसका कनेक्शन है, ट्रेन और कार्स का कनेक्शन है कैसे। रिसर्च कवर करते हैं पीरियड 2010 से 2023 का, और ये क्रूशल ईयर्स रहे चाइना के वर्ल्ड लीडिंग ईवी पेनिट्रेशन के लिए भी। इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स डेवलप की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बेचना भी शुरू कर दिया, और काफी बेच भी दिए। जो 48% है इनका, मतलब 48% गाड़ियां जो बिक रही है इनकी कितनी है, सॉरी कौन सी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। पूरी दुनिया में कोई टक्कर में नहीं है इनके आसपास भी, इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स हाई स्पीड रेल। तो यहाँ पे सिंगल लाइन शुरू हुआ था 2008 में, जो कवर करता है 96% एरियाज विद 500 और मोर पीपल। मीनवाइल टेस्ला, ये अराइव हुआ कहाँ, चाइना में इन 2014, एंड बाय 2023 कंट्री के ऑलरेडी 22 मिलियन प्लग इन कार्स थे सड़कों पे, मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल टोटल, तो इनका सिर्फ चाइना में बिका है। तो ईवी एडॉप्शन रेट्स सेम नहीं रहे हैं हर जगह। ऑफ कोर्स सिटीज जिनको न्यूली कनेक्टेड रेल नेटवर्क मिला, वहां पे एक्स्ट्रा बम दिखाई दिया है। यस, HSR connectivity significantly increases EV मार्केट शेयर एंड सेल्स। अगर आपके पास हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है तो EV मार्केट शेयर और सेल्स और ज्यादा बढ़ती हैं, एंड एवरेज इंक्रीज होता है 1.22 परसेंटेज पॉइंट का, 91.39% का। तो ये रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के, उनका ये कहना है। एक एक्सटेंसिव और वेल इंटीग्रेटेड, अगर हाई स्पीड आप रेल सिस्टम नेटवर्क बना देते हो अपने देश में, अपनी कंट्री में सिटीज को कनेक्ट कर देते हो, तो सर्व करता है एज अ रिलायबल कॉम्प्लीमेंट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड अगर फाइंडिंग देखेंगे तो इसका इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए भी, जहां पे लेस देन 3% हमारी कार जो बिकी है ना, वो प्योरली इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड थी।
बायर्स की जो रिलक्टेंस है वो इस तरीके से आती है, इस थॉट से आती है कि हमारे पास सबसे पहले तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। हम गाड़ियाँ चार्ज कहाँ करेंगे बाहर लेके जाएँगे तो? एंड सिर्फ 25,000 ही है हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस जो सर्व करते हैं स्प्रॉलिंग जियोग्राफी, मतलब स्पेसिफिक एक जियोग्राफी बस वहीं पे है। तो कंपनीज़ जिनके पास लिटिल इंसेंटिव है कि वो नेटवर्क बनाए चाइना के 3 मिलियन चार्जिंग पॉइंट्स की तरह, क्योंकि ज़्यादातर कार ओ ओनर्स इंडिया में क्या करेंगे, वो घर पे ही चार्ज कर लेंगे अपनी कार को। एंड वो सिटी ड्राइविंग के लिए सही है, उनको जाना ही नहीं है हाईवे पे वैसे ही वो इलेक्ट्रिक कार नहीं लेके जाते क्योंकि उन्हें रेंज एंजाइटी भी होती है। तो इंडिया ने हाईवे बनाया है जो इनका सेंटर पीस है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। रेलवे ट्रैक्स जो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर से ले डाउन किए थे, वहां पे अंडर इन्वेस्टमेंट रहा है दशकों तक। यस। एंड जो सो कॉल्ड एक्सप्रेस सर्विसेज हैं वो करीब करीब 32 माइल्स पर आवर, मतलब 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं हमारी एक्सप्रेस ट्रेन। यस, बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर 2023 अगर आप देखेंगे ऑर्डिनरी ट्रेन ने सिर्फ 22 माइल्स पर आवर की स्पीड अटेन किया ऑन एन एवरेज इंडिया में। और एक 220 माइल्स पर आवर, ठीक है, जो चाइना की स्पीड है वो है 220 माइल्स पर आवर एवरेज स्पीड। और इंडिया की कितनी आपको नजर आती है? 22। 10 गुना ज्यादा फास्ट है वो हमसे। और वो 10 गुना कम समय ले रहे हैं 8 से 20 पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इंडिया के लोगों का कहीं ना कहीं टाइम की वैल्यू काफी कम है, और जो चाइनीज लोग हैं उनके टाइम की वैल्यू मुझे लगता है काफी ज्यादा है। चाइनीज नेटवर्क ये एक्सीड करेगा 31,000 माइल्स, मतलब 50,000 किलोमीटर दिस ईयर, जो इंडिया को मिलने वाला है। और जो सबसे पहला बुलेट ट्रेन है वो कनेक्ट करेगा कमर्शियल हब ऑफ मुंबई विद अहमदाबाद, जहाँ पे होम स्टेट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का गुजरात, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है। और ये एक्सपेक्टेड था कि कंप्लीट हो जाएगा कब तक, 2022 तक। लेकिन ये 316 माइल्स का लाइन अभी हम जापानीज मनी से बिल्ड कर रहे हैं। जापान से ही हम लोग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी ले रहे हैं, और ये स्केड्यूल है 2026 लॉन्च के लिए। तो इंडिया के पास काफी सारे कंपीटिंग यूजर्स हैं। $100 बिलियन प्लस चाइना ने जो इन्वेस्ट किया है उसके हाई स्पीड रेल में, उसके लिए ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हाईलाइट करता है रिसर्च, जो कनेक्शन दिखाता है कि जो चाइनीज सिटी है जो हाई स्पीड रेलवे रेलवे नेटवर्क पर है इस वक्त, वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ा है, उनका एक्सेस बढ़ा है ग्लोबल मार्केट्स पे, वहां पे डेवलपमेंट काफी तेजी से आया है, और इन्वेस्टमेंट भी काफी तेजी से आया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। चाइना ने $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। यस, $100 बिलियन रेलवे नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। और हमें, मुझे लगता है, उनसे काफी ज्यादा पे करना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसा अभी तक हमने डेटा देखा है, हम लोग उनसे लेस एफिशिएंट हैं। हमारे अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं है काम में। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, एक नॉर्मल नॉर्मल ब्रिज बनाने में इंडिया में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और वो ब्रिज हमें पता चलता है कि कहीं जाता ही नहीं है। राइट। तो हम एफिशिएंट कम है, हमारे यहाँ करप्शन चाइना से काफी ज्यादा है। तो जो प्रोजेक्ट $100 बिलियन में हो रहा है, हमें उससे उसका 10 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको मान के चलना है कि लेट्स से 80% 90% जो भी है वो करप्शन में जाएगा, या फिर कहीं और जाएगा, या फिर मतलब कुछ चीजें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉसूट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स डिले। देखिए टाइम में भी डिले होता है। अगर 10 साल डिले हो गया वो प्रोजेक्ट, तो उसका कॉस्ट अपने आप बहुत बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल 4 गुना ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको भी हमें फैक्टर इन करना होगा। राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इट विल बी टफ फॉर इंडिया, बट यस, हमारी मजबूरी है कि अब हम किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहे बोरो करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसीलिए लोग इतना बुलिश होते हैं। क्यों बुलिश होते हैं? क्योंकि इंडिया अभी इन्वेस्ट करने वाला है किसमें? हमारे रेल नेटवर्क्स में, हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स में। हमारा हाईवे नेटवर्क अब देखो किस तरीके से बढ़ रहा है। हम वाटरवेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रोथ कर चाहते हैं। डिफेंस में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिन पे 70 साल अगर आप देखोगे पिछले, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आया। ये काफी अंडर इन्वेस्टेड रहे हैं। रेलवेज की बात करो, या फिर आप वाटरवेज की बात करो, डिफेंस तो बिल्कुल ही अंडर इन्वेस्टेड रहा है। हमने बाहर से इक्विपमेंट ज्यादा खरीदी है, अपने आपको कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की नहीं है। तो अब क्योंकि ये हो रहा है, तो इसीलिए लोग इतना ज्यादा बुलिश है। इसीलिए लोगों के, मुझे लगता है जितने लोग हैं इनमें 90% लोगों के पोर्टफोलियो में रेलवे, या फिर डिफेंस, या फिर मैं कहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल सेक्टर के स्टॉक्स जरूर होंगे ही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी ही वीडियोस रोज देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।